नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जिग्नेश मेवाड़ी से, जो इन दिनों बहुत ज्यादा खबरों में है और खबरों में होने के कारण है। कारण यह कि उन्होंने दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर असम की पुलिस सीधे गुवाहाटी से उड़कर अहमदाबाद पहुंचती है, उनकी विधानसभा में जाती है और वहां पर जिग्नेश मेवाड़ी को गिरफ्तार करके वापस कोकराझार ले जाया जाता है। तकरीबन 9 दिन वो जेल में रहते हैं और अब उनको जो है वो स्थानीय अदालत से फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। क्यों उन्होंने वो ट्वीट किया, क्यों पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जमानत मिलने के फौरन बाद दोबारा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके ऊपर आरोप लगा कि एक पुलिस महिला कांस्टेबल के साथ उन्होंने बदतमीजी की, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का आरोप भी उनके ऊपर लगा। आखिर जिग्नेश मेवाड़ी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्होंने कोई गलती की है या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक कारण है? जिग्नेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे दर्शक ये बताएं कि किस वक्त पुलिस, असम की पुलिस आपके पास पहुंची थी और कैसे आपको जानकारी मिली कि वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं? जी, तो मैं 19 तारीख को अहमदाबाद था और अहमदाबाद से अपने मत क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र वडगाम, जो नॉर्थ गुजरात के पालनपुर टाउन के बगल में है, वहां गया। वहां एक शादी मुझे अटेंड करना था। शादी अटेंड किया, खाना बना खाया, दूल्हे के साथ बैठा, फिर दलित समाज के कुछ साथियों के साथ बैठा, कुछ में बातचीत कर फिर पालनपुर सर्किट हाउस, जहां मैं ज्यादातर रुकता हूँ, वहां में सोने के लिए गया। जैसा ही इन कमरे में गया तो टीम के 3-4 साथियों ने बताया कि कुछ पुलिस के साथी दूसरे स्टेट के आपको मिलना चाहते हैं। मैं थोड़ा थका हुआ तो मैं बोला तो कल सुबह मिलते हैं। बोला कि नहीं, बहुत ही बार बार बोल रहे हैं। मतलब ठीक है, चलिए बुला लीजिए, बात कर लेते हैं क्या है। तो जैसे वो कमरे में आए और बॉडी लैंग्वेज वाज टेलिंग समथिंग और सीधा ही बोला कि आपकी एक केस में गिरफ्तारी हो रही है। मैं बोला आई वाज सरप्राइज, मतलब कौन से मामले में, आप कहाँ से हो? बोला कि आसाम पुलिस से है और एक ट्वीट आपने किया था और इस मामले को लेकर आपकी गिरफ्तारी हो रही है। मैं बोला ठीक है, आई एम रेडी टू कम, मुझे केवल एफआईआर का कॉपी दीजिए, उसमें कौन सी धाराएं लगी है वो मुझे बताइए, मेरे परिवार को इन्फॉर्म करने का मेरा लीगल राइट है और मेरे सीनियर एडवोकेट से मुझे बात करने दीजिए। एब्सोल्युटली नथिंग। न एफआईआर का कॉपी दिया, न कौन सी धाराओं में केस लगा है, न वो बताया। सीधा आपको हमारे साथ चलना होगा, नथिंग डूइंग। न फैमिली से बात करने दिया। मेरे दोनों मोबाइल सीज कर लिए। वहां से मुझे पालनपुर के एक लोकल थाने में लेके गए, जहां ऑन रिकॉर्ड जो अरेस्ट दिखवाना रहता है, वहां अरेस्ट दिखवाया। अरेस्ट मेमो पर मेरा साइन ले रहे थे। मैंने कहा कि मैं ये प्रोसीजर को समझता हूँ वकील होने के नाते, लेकिन मुझे एक बार मेरे परिवार और वकील से बात करने दीजिए। वहां पर भी मुझे अलाउ नहीं किया। फिर वहां से लेकर मुझे अहमदाबाद एयरपोर्ट लेके गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे टीम के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया। वहां पर गेट पर बैठ गए। सीआईएफ के जवानों को और उनके सीनियर ऑफिसर्स को दौड़कर बाहर आना पड़ा। अंदर हल्ला, बाहर हल्ला, सारी जनता देखने लगी। हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट जगदीश भाई ठाकुर वहां पर दौड़ के एयरपोर्ट चले आए। पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे चले आए। अम्बेडकर ग्रुप्स के लोग चले आए। हमारे दूसरे लॉयर चले आए। इतना हंगामा होने के बाद बताया कि आपके ऊपर ये ट्वीट होने के चलते इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सवाल ये हो रहा है कि ये केस 19 को दर्ज हुआ, 19 तारीख की सुबह को, 19 अप्रैल। जी, 19 अप्रैल को। हाँ। कोकराझार के जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, वहां से 4.5-5 घंटे की दूरी पर है गुवाहाटी। गुवाहाटी से अहमदाबाद का कोई सीधा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। अभी मैं कल भी दोबारा चेक करवाया हूं, नून में तो नहीं ही है। तो जिसको भी आना है अहमदाबाद गुजरात, या तो वो बेंगलोर जाएगा या दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेगा, फिर वहां से आप अहमदाबाद आओगे। अहमदाबाद से मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और पालनपुर 140 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर होने के पहले ही ये एक सोची समझी साजिश के तहत टिकट बुक करना, मुझे गिरफ्तार करना, वो पूरा कार्यक्रम बन चुका था। न केवल इतना, मैं जो फ्लाइट में मुझे लेके जा रहे थे, तब भी मैंने बार बार उससे बात करने की, इस मामले को समझने की कोशिश की, कोई कम्युनिकेशन नहीं।
जैसा मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचता हूं, मैं देखता हूं, आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। मानो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो, ऐसे 35-40 राइफल लेके पूरे आसाम पुलिस के जवान खड़े हैं ताम झाम के साथ, जो कार्यक्रम बना के रखा था। मतलब कि एक दहशत खड़ी हो और बहुत बड़े किसी गैंगस्टर को, टेररिस्ट को पकड़ के लाए हो, इस प्रकार का एक पूरा फियर साइकोसिस, एक माहौल खड़ा करने की एक बहुत बढ़िया डिजाइन वहां पर अनलिश हो रही थी। जो पुलिस वाले उस सर्किट हाउस में पहुंचे थे, कितने पुलिस वाले थे उस वक्त असम के जब आपको गिरफ्तार किया गया? 4-5 पुलिसकर्मी थे असम पुलिस के। एडिशनल एसपी रैंक के एक ऑफिसर थे जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, और दूसरे शायद 2 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हो गए। क्या उनमें से किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया? नहीं, मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन हाँ, एक हाँ। सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, डीके बसु की गाइडलाइन है, हम्म, और वो मुझे थोड़ा होमवर्क इतना किए तो ये भी होमवर्क करके आए होंगे हम्म, कि मैं विधायक हूँ, वकील हूँ। हम्म, वाइल अरेस्टिंग और डिटेनिंग अ पर्सन, जो बेसिक गाइडलाइन का पालन करना है वो मैं जानता हूँ, वो मैं पूछूंगा, एफआईआर की कॉपी मांगूंगा, हम्म, वकील और परिवार से बात करने की उम्मीद रखूंगा। वो सब जानते हुए कुछ भी नहीं करने दिया। तो सवाल ये है कि एक लॉ मेकर और एक वकील के साथ ये हो सकता है, आम इंसान के साथ क्या होगा? कोई किसी मजदूर का बेटा है, हम्म। उसको तो चांटा मार के लेके जाएंगे। तो आप इतने सालों के दौरान आपको जो हाई कोर्ट और गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू जिग्नेश, लिबर्टी के अनगिनत मामलों में जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है, हम्म, उसको लेकर ब्लैटेंट डिसरिगार्ड था। जी। आपको जो गिरफ्तार किया गया, क्या उसके बाद असेंबली के स्पीकर को इन्फॉर्म किया इन्होंने? असेंबली के स्पीकर को मैं, मेरी आंखों के सामने, जब मैं गुवाहाटी से कोकराझार पहुंचने वाला था, हम्म, तब एडिशनल एसपी और ये पुलिसकर्मी किसी दूसरे उनके सीनियर या सबॉर्डिनेट के साथ बात कर रहे थे कि अब एक फैक्स भेज दो या मेल कर दो या कुछ कम्युनिकेशन करो कि दिस मैन इज इन अवर कस्टडी। मतलब कि जब मुझे उठा रहे थे, जब मैं उनकी गिरफ्त में था, हम्म, व्हेन आई वाज इन कस्टडी ऑफ देम, हम्म, तब असेंबली के स्पीकर को नहीं किया था इन्फॉर्म। हम्म, और मतलब सवाल ये हो रहा है कि ये तो एक प्रकार से गुजरात की अस्मिता और गौरव को भी खंडित करने की बात है। आसाम पुलिस, आसाम की सरकार अचानक आके गुजरात के किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मानो अपहरण कर रही हो, किडनैप कर रही हो, इस अंदाज में लेके चली जाए। गुजरात की सरकार को पता ही नहीं, गुजरात की असेंबली के स्पीकर को पता नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन। हम्म, आपने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपने जी, क्यों किया था? जब प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे थे, दंगों का माहौल था, चुनाव का वक्त है, वेरावल में, हिम्मतनगर में, और तीसरी एक जगह खंभात, तीनों जगह पर कम्युनल क्लैशेस हुए थे। प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो उनसे इतना तो उम्मीद बनता है ना कि वो शांति और अमन का अपील करे। मैं तो ये भी ट्वीट करने वाला था कि भाई मुंद्रा के पोर्ट पे इतना ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, लगातार ड्रग्स आ रहा है, तो प्लीज नई पीढ़ी के नौजवानों को भी आप अपील करें कि इस नशे की चुंगाल में मत फंसे। और यहाँ के गुजरात के कानून और प्रशासन को भी बताए। मान के चलिए हमारी विधानसभा क्षेत्र में दंगा होता है कल को, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा दुनिया में कहीं हो, लेकिन कल को ऐसा होता है तो बतौर इंसान, बतौर भारतीय नागरिक, बतौर नेता, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि शांति और अमन का अपील करूं। मान के चलिए सत्यहिंदी.com वाले आशुतोष जी हमको ये कहते हैं कि जिग्नेश आपके विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है, करिए अमन का अपील, तो क्या गलत है उसमें? बट उनको लेकर मैंने जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया, गौडसे के भक्त, इस बात का तकलीफ हुआ है। तो आपने उससे जी, इस एडजेक्टिव का प्रयोग क्यों किया? आपने क्यों बोला कि मोदी जी के भगवान गोडसे हैं? आपने क्यों ये शब्द लिखा? क्योंकि बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंकने की बात कर चुके हैं। सावरकर लिख चुके हैं कि हमको संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की। कुछ लोग जो आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े हैं, मोदी जी के कैंप के लोग, गॉडसे का मंदिर बनाए हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं गॉडसे जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद। और दूसरी तरफ आप गांधी जी का चश्मा निकालकर स्वच्छता का कैंपेन करते हो। गांधीनगर में एक नौटंकी के तहत महात्मा का मंदिर निर्माण करते हो। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को रिनोवेट करते हो। तो शांति और अमन का अपील करिए ना। दिल में गॉडसे और जुबा पर गांधी शोभा नहीं देता।
गोडसे तो आरएसएस में नहीं थे जब गांधी जी की हत्या की, और इस बात को गोडसे ने खुद भी कहा है। तो क्या आपको किसी ऑन तरीके पेपर का नहीं होंगे, हाँ, आइडियोलॉजिकली तो वो सारे उसी कैंप से है। आपको कोई अफसोस है कि आपने गोडसे को नरेंद्र मोदी का भगवान बताया? आपको कोई अफसोस है अपने इस बयान पे? जेन्युइनली मुझे कोई अफसोस नहीं है। हम्म, और कल मैं अहमदाबाद में जनसभा में कहा कि ट्विटर इंडिया ने इस ट्वीट के ऊपर चद्दर डाल दिया है, एक प्रकार से उसको थोड़ा दबा दिया है ताकि कोई पढ़ ना पाए। मैंने डिलीट नहीं किया है। आपने डिलीट और नहीं किया? आशुतोष जी एक सिंपल बात है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, अपोजिशन के लोग एक्टिविस्टों के ऊपर, महिला पत्रकारों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर अनगिनत चीजें लिखते हैं, राइट। मैं भी एमएलए हूं, हम भी कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम भी चाहे तो क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस जहां हमारा इन्फ्लुएंस है वहां करवा सकते हैं ना। ये कोई तरीका है बट एक जिसपे प्रधानमंत्री हिल जाए? जिग्नेश, आप एक लॉयर भी हैं। एक लॉयर होने के नाते क्या लीगली ऐसे ट्वीट के आधार पे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल ही नहीं। नो ऑफेंस इज मेड आउट। इसमें कोई गुना एफआईआर करने के लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें है ही नहीं। जिन धाराओं के तहत एफआईआर किया है उसमें कोई दो कम्युनिटीज के बीच में आप द्वेष फैले, कोई कम्युनल वायलेंस हो जाए, कोई टेंशन हो जाए दो रिलीजन के लोगों के बीच में, दो कास्ट के लोगों के बीच में, ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं। शांति और अमन का अपील करे, यही कहा है। गुजरात के हिम्मतनगर, वेरावल और खंभात में दंगे हुए, प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पर है, तो महात्मा मंदिर का निर्माण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब शांति और अमन का अपील करे, इसमें कहाँ एफआईआर बनता है? जिस एडजेक्टिव के प्रयोग से उनको दिक्कत हुआ तो वो तो इंडिविजुअली ही कैन बी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट मी। ये तो कोई पीआईएल का सब्जेक्ट तो है नहीं। आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री अगर खुद चाहते तो आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज कर सकते थे, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकता ना। आप मेरे खिलाफ इंडिविजुअली कुछ बोले, मैं आपके खिलाफ इंडिविजुअली कुछ बोलूं, तो मैं मानता हूं उतना लिबर्टी, उतना फ्रीडम, उतना स्पेस, इतना ओपननेस ऑफ हार्ट होना चाहिए। बावजूद उसके आप इतना अनकंफर्टेबल हो गए तो आपको कंप्लेंट करना है, तो यू कैन बी द कंप्लेनेंट, आप कर सकते हैं। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का आपका दूर का रिश्तेदार, फूफी का पोता, वो थोड़ी बनेगा कंप्लेनेंट। बिल्कुल। मतलब एक सोची समझी डिजाइन थी। ये किसके ये इशारे लोग पर बहुत लिखते हैं आरएसएस के खिलाफ। जिग्नेश जी, ये किसके इशारे पे किया गया, आपको क्या लगता है? ये मेन सवाल है। उसके ऊपर आने से पहले दूसरे केस के ऊपर जाते हैं। जैसा ही इस केस से मैं छूटा, महिला को आगे करके कंप्लेन करवाया गया। अब ये जो दूसरा एफआईआर मुझ पर हुआ, आपके सारे दर्शकों को और गुजरात और देश की जनता को बताना चाहता हूं, आसाम की जनता भी सुने। आसाम की जुडिशरी ने कहा, एक, ये एफआईआर फर्जी है, फॉल्स है। 2, एफआईआर फ्रिवलस है। 3, एफआईआर इज मैन्युफैक्चर्ड। 4, एफआईआर इज फाइल्ड विथ मालाफाइड इंटेंशन। 5, एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ। 6, ये एफआईआर अक्यूज्ड जिग्नेश मेवाणी को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में बनाए रखने के लिए ही किया गया है। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का न्याय तंत्र कह रहा है। जिस बेल ऑर्डर के चलते हमको रिहा किया गया, ये बेल ऑर्डर कह रहा है। और इस टिप्पणी के ऊपर अब वो स्टे लेकर आ रहे हैं। उनका राइट है, दे कैन फाइल अपील, लेकिन कुछ तो शर्मिंदगी महसूस करो अपनी कंडक्ट को लेकर। कुछ आपका जमीर जैसा कुछ आत्मा बचा है कि नहीं? आप 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के एक एमएलए के ऊपर फर्जी मुकदमा किया, दूसरा फर्जी मुकदमा किया, उसमें महिला को आगे किया, 354 लगाया। ये तो अच्छा हुआ कि न्याय तंत्र ने ये ऑब्जर्वेशंस की है, इतनी टिप्पणी की, वरना किसी का इमेज टार्निश हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सवाल, आपके सवाल पे आता हूँ, तो ये क्यों जिग्नेश, आसाम की पुलिस को, जिग्नेश, आसाम की सरकार को ये करने में रुचि क्यों? जिग्नेश, एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो बात जिग्नेश कह रहे हैं उसको थोड़ा दर्शकों को बताना जरूरी है कि जब जिग्नेश के ऊपर कोकराझार में इस ट्वीट के आधार पे एक एफआईआर दर्ज की गई,
तो उनको गिरफ्तार करके कोकराझार ले जाया गया। कोकराझार में ले जाने के बाद वहां की अदालत ने उनको जमानत दे दी। जमानत देने के बाद जब उनको रिहा करने की बात थी, उसी समय असम के पुलिस ने एक और केस का वाकया बताया कि बारपेटा में एक महिला कांस्टेबल ने जिग्नेश मेवाड़ी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में इन्होंने महिला के ऊपर हमला किया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस दूसरी एफआईआर के बिना पे उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस दोबारा जो गिरफ्तार हुए थे, इस पर अदालत ने जब इन्हें जमानत के लिए अर्जी दी तो जमानत के देते समय जो जज महोदय थे, उन्होंने ये टिप्पणी की कि ये जो एफआईआर है ये फेक है, ये फर्जी है। न केवल इतना ही क्या, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से असम जो है एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उन्होंने उस अपने जजमेंट को हाईकोर्ट को भेज दिया। और हाईकोर्ट ने बाद में ये कहते हुए कि ऑब्जर्वेशन जो है ये थोड़ा सा फारफेच्ड है, इसलिए उसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब जिग्नेश, आप हमारे दर्शकों को बताइए जो आप बताना चाह रहे थे। जी, अब सवाल ये भी हो रहा है कि ये 5 पुलिस की गाड़ियों का काफिला गुवाहाटी से कोकराझार को लेके जा रहा था। करीब करीब एडिशनल एसपी से लेकर 35-40 असम पुलिस के कर्मी थे, उसमें पुलिस जवान थे, राइफल लेकर बैठे हुए। इन 5 गाड़ियों में से हमारी ही गाड़ी में इस महिला पुलिसकर्मी को क्यों बिठाया? वो तो किसी भी गाड़ी में हो सकते है। अच्छा, अक्यूज होता है वो जनरली बीच वाली सीट में बैठता है, वो ड्राइवर के बगल की सीट में या पीछे नहीं बैठता, क्योंकि कहीं कोई भागने की कोशिश करे या जंप लगाने की कोशिश करे तो फिर पूरा मामला पुलिस के ऊपर आएगा। तो मेरे लेफ्ट राइट दोनों जो पुलिसकर्मी हैं, उसमें किसी महिला को बैठाने की क्यों जरूरत पड़ी? यदि आपको महिला पुलिसकर्मी की आवश्यकता थी किसी कारण के चलते, तो 5 पुलिस वैन में से वो किसी में भी हो सकती थी। अच्छा, दलील के तौर पे ये आर्ग्यूमेंट किया जाए, दलील के तौर पे मान लिया जाए कि ऐसा कोई वाक्य हुआ, तो उसके बाद तो उस महिला पुलिसकर्मी को दूसरी पुलिस वैन में आप शिफ्ट करते। मतलब को जिस वक्त पे उनको मेरे पास बिठाया तभी ये कॉन्स्पिरेसी, तभी ये षड्यंत्र बन चुका था। जो कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना और जो देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जिग्नेश मेवानी जी को गैर कानूनी तौर पे लंबे अरसे के लिए जेल में डाले रखने के लिए ही ये मैन्युफैक्चर्ड एफआईआर हुआ। मतलब कि गुजरात की पुलिस, गुजरात की और असम की पुलिस, गुजरात की सरकार और असम की सरकार मिलकर एक इंडिविजुअल के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने सालों के दौरान मैं आइडियोलॉजिकली उनके खिलाफ लड़ा हूं, लिखा हूं, बोला हूं। और ये एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि मुझे आप ही के शो का टाइटल था, सचमुच मुझे मजा चखाने की ये कोशिश है और कुछ नहीं, ताकि दूसरों को में भी मैसेज जाए कि यही हाल होगा यदि एक सिटिंग एमएलए की इस प्रकार से हम लोग बोलती बंद कर सकते हैं, 2500 किलोमीटर दूर जाके जेल में बिठा देंगे, तो तुम लोगों का क्या हालत होगा सोच लेना। ये मैसेज वो देना चाहते हैं। ये असम सरकार का षड्यंत्र आपको लगता है, ये गुजरात सरकार का षड्यंत्र लगता है, या इसके ऊपर कोई असम और सरकार षड्यंत्र? और गुजरात सरकार इस कार्यक्रम के भागीदार है, इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, लेकिन सूचना मिली है ऊपर से। क्योंकि दलील के तौर पे हाइपोथेटिकली सोचते हैं, मान कि मैं असम का सीएम हूं, गुजरात के किसी इन्फ्लुएंशियल एमएलए जिसको पूरे देश में एक पहचान मिली है, उसको उठाकर लाऊं, उसका रिमांड मांगू, उसके साथ जो समर्थक है उनको नाराज करूं और अपने स्टेट में बखेड़ा इतना खड़ा क्यों करूं? ये तो कोई नहीं चाहेगा। मतलब कि उनको ऊपर से किसी की सूचना मिली है, किसकी? उसी की जिसको हमारे ट्वीट के उस एडजेक्टिव के चलते मिर्ची लगी है। आपने प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर आरोप लगाया है, क्यों? वही हो सकते हैं, उन्हीं की सूचना के तहत असम पुलिस और असम सरकार ने ये कार्रवाई की हो सकती है, मैं साफ तौर पे मानता हूँ। अब प्रधानमंत्री तो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास इतना वक्त होगा किसी एमएलए की ट्वीट को देखें और नहीं नहीं, उसके बाद वो षड्यंत्र करें? उनके पास तो बहुत वक्त है। उनके पास तो पत्रकारों को टारगेट करने के लिए वक्त है, उनके पास वक्त है एक्टिविस्टों को जेल में डाला जाए, उनके पास वक्त है कि विपक्ष के हमारे जैसे जिस दिन लड़ने वाले लोग हैं उनके पे यूएपीए लगाओ, रासुका लगाओ, एनएसए लगाओ, बहुत वक्त है उनके और उनकी सेना के पास। यही तो काम कर रहे हैं। ये लोग प्रतिरोध की कोई भी आवाज को जिंदा रहना नहीं चाहते। अब पत्रकार हो, वकील हो, मानव अधिकार का काम करते हो
या मेन स्ट्रीम की पार्टी के एमपी एमएलए है, कोई विपक्ष नहीं चाहिए। अब आपको डर लगता है? नहीं, डरने की बात नहीं है। हम लोग जो भी फेस करना है वो करेंगे। अब हम लोग भी इस गेम में इतना आगे निकल चुके हैं ना आशुतोष जी, कि हम लोग भी पीछे नहीं हट सकते। वो अपना डंडा तैयार कर ले, हम लोग अपना सीना तैयार करके बैठे। ऐसा We can't really back out. ऐसा क्यों? अब आप कह रहे हैं कि आप 1 जून से बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे गुजरात के क्योंकि मैं अंदर। पूरे गुजरात और देश में मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप जिग्नेश मेवानी का इंट्रोगेशन करवा रहे हो। मुद्रा के जिस पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, गौतम अदानी साहब की तो कभी इंक्वायरी नहीं हुई। वो इतने तो मासूम नहीं है। 22 एग्जाम का पेपर लीक हो गया, 1-2 नहीं 22। तो हमारा डिमांड है सरकार अपनी चॉइस का 3 पुलिस ऑफिसर तय करे बतौर विपक्ष, जिसका इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है, ईमानदार है। ऐसे 3 अधिकारियों का नाम हम देते हैं। ये 5-6 अधिकारियों की एसआईटी का गठन हो, लेट देयर बी इन्वेस्टिगेशन। पाटीदार समुदाय के ऊपर जो केस लगे, मैं मेरे ऊपर के केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो 2 केस हुए ना, हम लोग लड़ लेंगे, उसमें कुछ साबित नहीं होने वाला। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ऊना के वक्त जो केस हुए वो वापस लिए जाए। इन मुद्दों को लेकर, इस पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार को चैलेंज दिए कि आपके पास 15-20 दिन का वक्त है, कंसीडर करें, वरना हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बट 1 जून को गुजरात ऊना बंद का का मामला कॉल तो बहुत पुराना मामला है, अब क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? नहीं तो पाटीदार समुदाय के ऊपर केस उसके भी पहले हुए, तो यदि वो केस वापस लिए जा सकते हैं तो आदिवासी के ऊपर लगे हुए केस वापस क्यों नहीं लिए जा सकते? मुस्लिम या दलित के ऊपर लगे हुए केस वापस क्यों नहीं लिए जा सकते? धवल पटेल नाम के पत्रकार को सेडिशन में अंदर डाल दिया, वो केस वापस क्यों नहीं लिया जा सकता? ये केस भी वापस लीजिए और जांच करिए उस मुद्दों की, बट जिग्नेश, जिस क्या मुद्दों आप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट जिग्नेश, नहीं, क्या जस्ट आप 1 सेकंड, हाँ, हम सॉरी, जस्ट 1 सेकंड, हम ट्वीट कर लिए, वो आपकी प्रायोरिटी है। इतना ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं है। 22 एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं है। दलित समाज की भाजपा की महिला कार्यकर्ता भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगा रही है, न उसका इस्तीफा मांग रहे हो, न जांच हो रही है। ये होना चाहिए, वरना सड़क पे उतरेंगे। पर जिग्नेश, आप एक दलित नेता भी हैं। सरकार क्यों आपको गिरफ्तार करेगी? क्योंकि आपको गिरफ्तार करेगी तो दलितों के नेता होने की वजह से दलितों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा। इसी को सत्ता का अहंकार कहते हैं, इसी को सत्ता का घमंड कहते हैं। कभी कभी सत्ता का मद इतना चढ़ जाता है कि आप अपने लिए कुछ डेट्रीमेंटल हो आने वाले दिनों में वो भी भूल जाते हैं। जब भी पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है तो पूरा मीडिया के एक सेक्शन नाराज होता ही है, न्यूज चैनल्स की डिबेट होती है, बावजूद उसके वो करे ही जा रहे हैं। जब किसी सुधा भारद्वाज जैसी महिला को टारगेट करते हैं, जो वकील है, तो पूरे देश की जो वकील आलम है वो भी नाराज होती है, बावजूद उसके। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ग्रामर में हम लोगों को बहुत आता है इस बात का जो एरोगेंस है बीजेपी को, इसी के चलते ये हरकतें कर रहे हैं। कुछ भी हो चुनाव में हम लोग देख लेंगे, ये जो उनका एटीट्यूड बन गया है। तो चुनाव जीतने की कला आ गई है तो रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये उनका एटीट्यूड बन गया है। जिग्नेश, आप लोग जानबूझ के क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं? क्या आप इसलिए टारगेट करते हैं ताकि आप लाइमलाइट में बने रहे? टारगेट करने की कहाँ बात है इसमें? मैं तो उनको सवाल पूछता हूँ। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, तो सीएम को भी सवाल पूछूंगा, पीएम को भी सवाल पूछूंगा, क्यों ना पूछूं? और वो गुजरात से है, हम भी गुजरात से है। तो गुजरात में जो कबाड़ा चल रहा है, और जब गुजरात के सीएम कुछ ना बोले, गुजरात का मंत्रिमंडल कुछ ना बोले, तो जब भी पीएम आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो कुछ स्टैंड ले, वो कुछ बात रखे। शांति और ओपन का अपील नहीं कर सकते? इतना 22 पेपर लीक हुआ, बोल नहीं सकते गुजरात की सरकार को और पुलिस को कि भी क्या हो रहा है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास चल रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है? क्यों ना बोले वो? दुनिया भर का भाषण गुजरात में आके करते हैं, इस मुद्दों पे बोले ना। ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो गुजरात की जो नई पीढ़ी है उनकी रगों में आप ड्रग्स भरना चाहते हैं? आप गुजरात के बेटे हैं, गुजरात आकर इतना अपील करे तो अच्छा मैसेज जाएगा ना। ये क्यों ना पूछूं बार बार? जिग्नेश, अभी आपने रेखा भारद्वाज का, आपने सुधा एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, हाँ। सॉरी। इसलिए भी प्रधानमंत्री को पूछते हैं सवाल तीखा,
और जिसके इंटरप्रिटेशन कोई टारगेट करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है तो करे। मोदी जी जैसा ही चुनाव किसी स्टेट में आता है, किसी दलित के घर जाकर पैर धोते हैं। यदि ये नाटक करेंगे तो हम भी उनको सवाल पूछेंगे, तीखा पूछेंगे। आप दलित, आप अपने आप को दलित विक्टिम के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? विक्टिम के तौर पे कहाँ पेश करने की बात है? मैं कहाँ विक्टिम के तौर पे पेश कर रहा हूं? जब आप कोई सफाई कर्मी गटर में उतरकर मर रहा है, उसको मरना ना पड़े गटर में, वो सुनिश्चित नहीं करना चाहते। और चुनाव आता है तो किसी दलित वाल्मीकि समाज के किसी सफाई कर्मी के घर जाकर पैर धोने का, खाना खाने का नाटक करते हैं। तो हम लोग भी चिढ़ेंगे ना, हम लोग भी अपसेट हो गए ना उससे कि क्या चल रहा है। रियल कॉन्क्रीट जो दलितों के सवाल है, उनके आत्मसम्मान का सवाल, उनकी सुरक्षा का सवाल, उनके हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का सवाल, उस पर कुछ नहीं करना है। दलित का बच्चा कुपोषित रहे वो चलेगा, सफाई कर्मी गटर में उतर के मरे वो चलेगा, हजारों एकड़ दलितों को आवंटित की गई जमीनों का पोजीशन ना मिले वो चलेगा, लेकिन हाथ पैर धो लेंगे। यानी आप भी विशुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये तो अच्छी राजनीति है ना, ये तो अच्छी बात कह रहा हूं ना मैं। आखिर सफाई कर्मी इस देश में क्यों मरे? आप लिखे थे कर्मयोगी नाम की किताब में मोदी जी ने कि सफाई कर्मियों को सफाई करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। क्या बात है, इससे बद्दी कोई मजाक हो सकती है? जिसको जाति व्यवस्था के चलते इतने तक यहाँ गले तक गटर में उतरना पड़े, उसका दर्द महसूस करने के बजाय इस प्रकार का आप कमेंट करोगे? जिग्नेश, एक सवाल अंत में आपसे, क्योंकि अब समय काफी हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर ये कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप अटैच एक तरीके से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। आप राहुल गांधी से मुलाकात भी आपने पिछले दिनों की। 110% ज्वाइन करूंगा। हाँ। और न केवल इतना, आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि इस गिरफ्तारियों के दोनों चैप्टर्स में कांग्रेस पार्टी और हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का बैटरी ऑफ लॉयर्स हैव बीन सॉलिडली विथ मी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, एंड आई एम डेफिनेटली जॉइनिंग द कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है आपकी गिरफ्तारी गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी? गुजरात के चुनाव के साथ भी जुड़ी हुई थी। इतने सालों के दौरान मोदी जी के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो बोले हैं, लिखे हैं, लड़े हैं, उसका भी एक अक्यूमुलेटेड एंगर है हमारे खिलाफ। मजा भी चखाना चाहते थे और उनको ये अहंकार भी है कि मर्जी है उसको डाल देंगे, कोई कुछ भी हो। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू जिग्नेश, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।